आइए 11,000 सालों के लंबे इतिहास में एक गोता लगाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर इतिहास को लेकर हमेशा से उत्सुक रहते हैं, तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। आज हम भारत के स्टेट क्राफ्ट यानी इसकी शासन कला की टाइमलाइन को एक बहुत ही ब्रॉड नजरिए से समझेंगे। मेहरगढ़ की पहली ईंट से लेकर आज के हमारे एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य तक का ये पूरा सफर सच मानिए मानव बुद्धिमत्ता की एक बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए सबसे पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शुरुआती उद्गम और वैदिक काल से, फिर देखेंगे मौर्य बनाम गुप्त शासन, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और मराठाओं का संघर्ष, औपनिवेशिक राज और अंत में आधुनिक स्वतंत्र भारत का निर्माण। भाग 1 उद्गम और वैदिक काल। चलिए सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी शुरुआती मानव संगठनों ने भविष्य के बड़े साम्राज्यों की नींव तैयार की। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बड़े मैक्रो ट्रांजिशन दिखाती है। 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की शुरुआती खेती और इंजीनियरिंग से लेकर 3500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के उन सुनियोजित शहरों तक जिनके 90 डिग्री वाले ग्रिड सिस्टम आज के हमारे आधुनिक शहरों को भी कड़ी तक कर देते हैं। और फिर 1500 ईसा पूर्व में लोहे की खोज के साथ शुरू होता है वैदिक युग। ये सिर्फ बदलते हुए साल नहीं थे, ये मानव विकास की बहुत बड़ी छलांगें थीं। अब एग्जाम के नजरिए से देखें तो कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स नोट करना बहुत जरूरी है, जैसे सिंधु घाटी की वो रहस्यमयी लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? वो थी वैदिक काल में लोहे की खोज। लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ करना आसान कर दिया, जिससे खेती का सरप्लस हुआ और जाहिर है यहीं से दशराज युद्ध जैसे शुरुआती राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की नींव भी पड़ी। भाग 2 मौर्य बनाम गुप्त शासन। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और दो विशाल एकीकृत साम्राज्यों के उदय की तुलना करते हैं। स्टेट क्राफ्ट को गहराई से समझने के लिए इन दोनों को अगल बगल रखकर देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास मौर्य साम्राज्य था। ये चाणक्य की सख्त नीतियों और एक ही मुद्रा प्रणाली के साथ अत्यधिक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज था। वहीं दूसरी तरफ गुप्त साम्राज्य का मॉडल बिल्कुल अलग था। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण और मुख्य रूप से सांस्कृतिक और कलात्मक संरक्षण पर निर्भर था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहा जाता। आर्यभट्ट का शून्य का सिद्धांत, दिल्ली का वो जंगरोधी लौह स्तंभ जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है, महान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और वराह मिहिर की वैज्ञानिक छलांगें, साथ ही विक्रमादित्य के नवरत्न। स्टेट क्राफ्ट का ये मॉडल सॉफ्ट पावर और वैज्ञानिक प्रभुत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज भी ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए बेहद प्रासंगिक है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एकता का ये जो शानदार स्वर्ण युग था उसका विखंडन क्यों हुआ? ये समझना बहुत क्रूशियल है कि कैसे ये साम्राज्य बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझ गए और पूरे उपमहाद्वीप को बाहरी हमलों के लिए कमजोर छोड़ दिया। भाग 3 आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। और यहीं से हमारा एक्सप्लेनर एक ऐसे मध्यकालीन युग में प्रवेश करता है जो सत्ता के कड़े संघर्षों और विदेशी आक्रमणों से भरा था। छात्रों के लिए इस घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के हमले से लेकर महमूद गजनवी के आक्रमणों तक हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धाओं के कड़े स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद अंततः तराइन के युद्ध के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आक्रमणकारियों ने अक्सर ज्ञान के केंद्रों को अपना निशाना बनाया। 1193 ईस्वी में नालंदा का विनाश इसका सबसे दुखद उदाहरण है। 10,000 छात्रों, 2,000 शिक्षकों और प्राचीन विज्ञान और गणित की एक विशाल लाइब्रेरी का खत्म हो जाना उस समय के सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल गया। भाग 4 मुगल और मराठा प्रतिरोध। ये वो युग था जो बेहिसाब शाही संपत्ति, भारी टैक्सेशन और उसके खिलाफ उठे बेहद इनोवेटिव और कड़े प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इस दौर में सैन्य और प्रशासनिक रणनीतियों का गजब का इवोल्यूशन हुआ। ये टेबल देखें, पानीपत के मैदान में बाबर का तोपखाना और बारूद इस्तेमाल करना, फिर शेरशाह सूरी का बुनियादी ढांचे और रुपये की शुरुआत कर प्रशासन को मजबूत करना, और इसके जवाब में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मजबूत नौसेना और अचूक गुरिल्ला युद्ध नीति से स्टेट क्राफ्ट की एक बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ी। जरा इस विचार को सुनिए।
तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज का ये दृढ़ संकल्प मराठा प्रतिरोध की इंटेंसिटी को बिल्कुल साफ कर देता है। ये दिखाता है कि मुगलों के भारी विस्तार के खिलाफ स्वराज्य की भावना कितना शक्तिशाली वैचारिक हथियार बन चुकी थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्यों और शूरवीरों के होते हुए भी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक पूरा उपमहाद्वीप महज एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के हाथों कैसे गिर गया? आपसी कलह और बदलती वफादारियों ने कैसे औपनिवेशिक लूट वाले एक नए तरह के स्टेटक्राफ्ट का रास्ता साफ कर दिया? ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। भाग 5 औपनिवेशिक राज व आज़ादी। चलिए ब्रिटिश शासन के उस दौर को समझते हैं जहां एक तरफ भारी आर्थिक शोषण था तो दूसरी तरफ आज़ादी के लिए जन आंदोलन। इतिहासकार बताते हैं कि ये प्रतिरोध किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा गया। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही जहां ब्रिटिश राज ने स्थानीय बुनकरों का आर्थिक विनाश किया, वहीं दूसरी तरफ मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ। फिर महात्मा गांधी का अहिंसा और सविनय अवज्ञा का रास्ता और भगत सिंह जैसे युवाओं द्वारा पूरे देश को क्रांतिकारी सोच से झकझोरना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये गर्जना स्वतंत्रता संग्राम की अलग अलग रणनीतियों को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है। जहां एक तरफ देश के भीतर आंदोलन चल रहे थे, वहीं सीमाओं के बाहर इंडियन नेशनल आर्मी एक अलग ही मोर्चा खोल रही थी। भाग 6 आधुनिक स्वतंत्र भारत का निर्माण। 1947 के विभाजन के दर्द के बाद इस एक्सप्लेनर का रुख होता है एक आधुनिक लोकतंत्र गणराज्य बनाने के उस विशाल और चुनौतीपूर्ण काम की तरफ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 562। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 562 अलग अलग खंडित रियासतों को दर्शाता है जिन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी बेजोड़ कूटनीति से एक सूत्र में पिरोया, और इसी से आज के हमारे आधुनिक भारत की सीमाओं ने आकार लिया। इन आखिरी माइलस्टोन्स को देखिए, हमारी स्पीड कितनी तेज रही है। 1947 के संघर्ष से लेकर 1971 के युद्ध में 93,000 दुश्मन सैनिकों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण तक, और फिर 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण और 2023 में चंद्रयान का चांद पर उतरना। ये उत्तर औपनिवेशिक सर्वाइवल से शुरू होकर अंतरिक्ष और परमाणु क्षमता तक पहुंचने का एक अभूतपूर्व सफर है। तो अंत में 11,000 सालों के स्टेटक्राफ्ट और सर्वाइवल का ये विशाल सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सदियों के संघर्ष और अनुभव से तैयार हुई भारत की ये लोकतांत्रिक शक्ति भविष्य की दुनिया को किस तरह आकार देगी? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इतिहास का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।